13 अप्रैल एक ऐसी तारीख जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन सिर्फ जलियांवाला बाग हत्याकांड के उन पुराने तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि इन ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण करके ये समझना है कि कैसे ये अमानवीय त्रासदी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। एकदम सही। हमें ये देखना होगा कि कैसे एक ही दिन में एक त्योहार का वो जो उल्लास भरा माहौल था वो पूरे देश में क्रांति की आग में बदल गया। हाँ, तो चलिए 13 अप्रैल 1919 के उस दिन से शुरू करते हैं। स्रोतों के मुताबिक वो बैसाखी का दिन था और अमृतसर में हर तरफ खुशियों का माहौल था। लोग अपने परिवारों के साथ आए हुए थे। समय वसंत और नई फसल का जश्न मनाने के लिए हजारों ग्रामीण अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने आए थे। उन्हें तो शहर के तनाव का एहसास तक नहीं था। बिल्कुल। और उसी समय इसके ठीक विपरीत ब्रिटिश सरकार ने वो काला कानून रॉलेट एक्ट लागू कर दिया था। हाँ, रॉलेट एक्ट, जिसे आधिकारिक तौर पर अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट कहा जाता था। ये तो ऐसा था कि बिना किसी सुनवाई के किसी को भी सीधा जेल में डाल दो। ये रॉलेट एक्ट मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी खेल में रेफरी आपको बिना ये बताए कि आपने कौन सा नियम तोड़ा है, आपको खेल से बाहर कर दे। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। नो दलील, नो वकील, नो अपील, यही था ये कानून। हुकूमत अंदर से बहुत डरी हुई थी कि कहीं कोई बड़ा विद्रोह ना हो जाए। तो मैं यही सोच रही थी कि एक तरफ परिवार और बैसाखी की खुशियां थीं और दूसरी तरफ इस दमनकारी कानून का विरोध। ये दोनों चीजें जलियांवाला बाग में एक साथ कैसे टकरा गईं? ये प्रशासन की संचार व्यवस्था की बहुत बड़ी विफलता थी। शहर में मार्शल लॉ लागू था, सभाओं पर रोक थी, पर ये बात उन किसानों और परिवारों तक पहुंची ही नहीं जो मेले के लिए आए थे। ओहो, जो भीड़ बाग में थी वो सारी की सारी कोई राजनीतिक आंदोलनकारी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। वहां कुछ स्थानीय नेता शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा उन आम परिवारों का था जो बस मेले की थकान मिटाने उस बाग में आकर बैठ गए थे। और यही बात सबसे ज्यादा झकझोरने वाली है। अगर हम उस बाग की वास्तुकला या भूगोल को देखें तो वो कोई खुला हरा भरा पार्क नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो असल में चारों तरफ से मकानों की ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक धूल भरा खाली मैदान था। और वहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक या शायद दो बहुत ही संकरे रास्ते थे। हाँ, और जब जनरल डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है तो वो उसी एकमात्र मुख्य निकास द्वार पर खड़ा हो जाता है। उसने भागने का वो इकलौता रास्ता जानबूझकर बंद कर दिया था। बाप रे। और यहाँ पर मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर मकसद सिर्फ एक गैर कानूनी भीड़ को वहां से हटाना होता तो सबसे पहले चेतावनी दी जाती, है ना? हवा में गोली चला देते या घोषणा कर देते। जाहिर है एक सामान्य भीड़ नियंत्रण की प्रक्रिया यही होती है। पर डायर ने तो वहां पहुंचते ही बिना कोई चेतावनी दिए सीधा फायर का आदेश दे दिया। क्या उस संकरे रास्ते वाले इस बंद बाग को जानबूझकर एक डेथ ट्रैप या मौत का कुआं बनाया गया था? मुझे लगता है कि ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करते हैं। डायर का मकसद भीड़ को सुरक्षित निकालना था ही नहीं, उसने खुद हंटर कमीशन के सामने माना था कि वो एक मॉरल इफेक्ट पैदा करना चाहता था। मॉरल इफेक्ट सीधे सीधे दहशत फैलाना। बिल्कुल। वो पूरे पंजाब को ये खौफनाक संदेश देना चाहता था कि ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का क्या अंजाम हो सकता है। बिल्कुल। उसने उस जगह को सच में एक किल जोन में बदल दिया था। ये तो ये सरासर आतंकवाद है। और जो हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए 303 ली एनफील्ड राइफलें, वो तो युद्ध के मैदान के लिए होती है ना? हाँ, वो राइफलें सीधा शरीर को चीरने के लिए बनी थी और डायर के सैनिकों ने लगभग 10 मिनट तक लगातार फायरिंग की। 10 मिनट? आम जिंदगी में 10 मिनट बहुत जल्दी बीत जाते हैं, लेकिन जब आप पर गोलियां बरस रही हो तो वो 10 मिनट एक अंतहीन कयामत की तरह होते होंगे। सोचिए, उन 10 मिनटों में 1600 से ज्यादा गोलियां दागी गईं। 1600 गोलियां? हाँ, सैनिकों ने तब तक गोलियां चलाईं जब तक उनका गोला बारूद खत्म नहीं होने लगा, और उन्होंने जानबूझकर वहां निशाना लगाया जहां भीड़ सबसे ज्यादा घनी थी। और लोग जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और गोलियों की बौछार वहीं सबसे तेज कर दी गई। ये बहुत ही ठंडे दिमाग से किया गया एक नरसंहार था। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ। और उस बाग में जो एक कुआं था, कई लोगों ने तो गोलियों से बचने के लिए उस कुएं में ही छलांग लगा दी थी ना? हाँ, वो कुआं बेबसी का सबसे बड़ा प्रतीक है।
जब गोलियां हर तरफ से आ रही हों तो वो कुआं एक सुरक्षित जगह लगा होगा, पर जब सैकड़ों लोग एक साथ कूदें तो वो सामूहिक कब्रें बन जाता है। अपने बच्चों को बचाने के लिए लोग कुएं में कूद रहे हैं। पूरा बाग खून से लाल हो गया था। और इसके बाद जो हुआ वो अमानवीयता की सारी हदें पार कर देता है। डायर ने फायरिंग के बाद घायलों को वहीं तड़पने के लिए छोड़ दिया। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। मतलब कोई परिवार अपने घायलों को पानी पिलाने या अस्पताल ले जाने भी नहीं आ सकता था। बिल्कुल नहीं। रात भर लोग उस खून से लथपथ बाग में पड़े रहे। कई लोग सिर्फ समय पर इलाज ना मिलने की वजह से मारे गए। ये तो मतलब कुछ शब्द ही नहीं बचे इस क्रूरता को बयां करने के लिए। खून से सने उस बाग से निकलकर अब अगर हम इस बात पर आएं कि इस घटना का पूरे देश पर क्या असर हुआ, क्योंकि यही हमारा मुख्य फोकस भी है। हाँ, खून से लाल हुए उस बाग ने पूरे भारत व अंदर तक हिलाकर रख दिया था। ब्रिटिश प्रशासन ने सेंसरशिप तो बहुत लगाई, पर यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। ऐसा लगता है जैसे जलियांवाला बाग की इस घटना ने भारत के लोगों के मन में जो बचे खुचे डर के धागे थे उन्हें भी काट दिया। ये एक चिंगारी थी जो बारूद के ढेर पर गिर गई थी। एकदम सही। और यहीं से ये स्वतंत्रता संग्राम का टर्निंग पॉइंट बनता है। इससे पहले बहुत से भारतीय नेताओं को लगता था कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली में थोड़ी बहुत निष्पक्षता बाकी है। वो अपीलों और याचिकाओं से काम ले रहे थे। हाँ, लेकिन इस नरसंहार ने उस भरोसे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। हाँ, मैंने पढ़ा है कि उन्होंने वाइसराय को बहुत ही कड़े शब्दों में पत्र लिखा था। और स्रोतों के अनुसार इस घटना ने महात्मा गांधी को भी अपना आंदोलन तेज करने पर मजबूर किया था, है ना? बिल्कुल। गांधी जी जो पहले विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के सहयोगी थे, डायर की गोलियों ने उन्हें पूरी तरह से एक असहयोगी बना दिया। उनका 1920 का असहयोग आंदोलन इसी की सीधी प्रतिक्रिया थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि जनरल डायर की गोलियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम शुरू कर दिया था? बिना किसी शक के, क्योंकि इस घटना ने आम आदमी, किसान, मजदूर सबको आजादी की लड़ाई से जोड़ दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ पढ़े लिखे वकीलों की नहीं रह गई थी। और एक बात और है, जनरल डायर का ब्रिटेन में जो स्वागत हुआ उसने भी तो आग में घी का काम किया था। बहुत बड़ा काम किया। जब डायर इंग्लैंड वापस गया तो एक ब्रिटिश अखबार ने उसके लिए फंड जमा किया। लाखों रुपए चंदे में आए। उसे साम्राज्य का रक्षक कहा गया। ओहो, ये तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई। भारतीयों को ये समझ आ गया होगा कि ये सिर्फ एक अधिकारी की क्रूरता नहीं है, बल्कि पूरा ब्रिटिश सिस्टम ही ऐसा है। बिल्कुल। इस बात ने युवाओं को बहुत झकझोरा। भगत सिंह जैसे युवा इसी घटना के बाद पूरी तरह से क्रांति के रास्ते पर निकल पड़े। मतलब अगर हम इस चर्चा को समेटें तो 13 अप्रैल 1919 केवल एक त्रासदी का दिन नहीं था, बल्कि ये वो दिन था जब रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून के साये में जो खून बहा वो भारत की आज़ादी की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। सही कहा आपने। चरम दमन ने ब्रिटिश राज को बचाने के बजाय उसके पतन की नींव रख दी। तो अंत में बस एक ही विचार दिमाग में आता है, उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने उस दिन अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में छलांग लगाई थी। क्या उन्होंने कभी ये सोचा होगा कि उस संकरे बंद बाग के अंदर दी गई उनकी वो कुर्बानी एक दिन पूरे भारतवर्ष के लिए आज़ादी के सबसे बड़े दरवाजे खोल देगी? ये सोचने वाली बात है कि आज की हमारी ये जो आज़ादी है वो उसी 10 मिनट की खौफनाक कीमत पर टिकी है।